एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स को। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 जुलाई का करेंट अफेयर्स। तो जैसे कि मैंने पहले क्लास में बताया था कि जो करेंट अफेयर्स होते हैं वो सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो या तो स्टेट पीसीएस हो या तो और अदर एग्ज़ाम। तो ये सब चीज़ के लिए करेंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 जुलाई के करेंट अफेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे बोला है कि हाल ही में मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जैव विविधता अधिनियम के तहत भारत का कौन सा क्रमांकित रिपोजिटरी घोषित किया है। मतलब इसमें बोला है कि जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है मिज़ोरम यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत का कौन सा क्रमांकित रिपोजिटरी अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं इसमें देखते हैं कि हाल ही में मिज़ोरम यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग भारत को 21 क्रमांकित रिपोजिटरी घोषित किया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि जो मिज़ोरम यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम NHM, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किसके अकॉर्डिंग 2002 के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत का 21वां नामित रिपोजिटरी घोषित किया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 202 के अकॉर्डिंग 202 के अकॉर्डिंग कलेक्ट किए गए ऑथेंटिकेटेड बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस का संरक्षण करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक तो इम्पॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशंस, बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, स्पेसीज आइडेंटिफिकेशंस और कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब जो ये क्लासिफिकेशंस है, बायोडाइवर्सिटी है, रिसर्च है, स्पेसीज आइडेंटिफिकेशंस है और कंजर्वेशंस है, इसको बढ़ावा देने का काम करता है, इसलिए यह ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद है भारत के बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन और साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाता है, मतलब उसको मजबूत बनाता है। इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को समृद्ध जैविक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी यह ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 भारत की संसद द्वारा पारित एक इम्पॉर्टेंट कानून है। ठीक है, इसको क्या बोला है कि भारत की संसद द्वारा पारित एक इम्पॉर्टेंट कानून है। इसे यूनाइटेड स्टेट के जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 भारत की संसद द्वारा पारित एक इम्पॉर्टेंट कानून है। इसे यूनाइटेड स्टेट के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सम्मेलन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सम्मेलन के लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया गया है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इसका मेन उद्देश्य है वो भारत की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या क्या रहते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो
सूक्ष्म जीव रहते हैं उसका संरक्षण करना होता है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना है। तो इसके हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जो रिपोजिटरी नंबर है वो 21 है। डिजाइन द रिपोजिटरी इंडिया, जो कि रिपोजिटरी इन इंडिया ने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और जो इसकी संस्थान है, ठीक है, जो उसकी संस्थान है वो कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, जो कि मिज़ोरम यूनिवर्सिटी से है। और जो उसका लोकेशन है वो इसका लोकेशन है वो आइजोल है, जो कि मिज़ोरम में है। और यह कौन से एक्ट के अंदर आता है? तो यह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर आता है। ठीक है, और यह किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो यह सेक्शन 39 से रिलेटेड है, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के है। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो नोटिफाइड किया गया है वो इसको कहाँ से नोटिफाइड किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ इसके द्वारा इसको नोटिफाइड किया गया है। ठीक है, और जो इसकी सिफारिश करने की जो संस्था है, मतलब इसको रिकमेंडेशन करने की जो एक संस्था है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद है जो इसका नोटिफिकेशन डेट है वो कब है? तो जो इसकी अधिसूचना तिथि है वो 19 जून 2026 है। अनाउंस्ड पब्लिकली इन जुलाई 2026, जो कि पब्लिकली जुलाई 2026 में घोषणा हुई। ये वन लाइनर जीके क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड है ये। तो फिर इसके बाद हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार 2025 से सम्मानित ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे एक पुरस्कार है, यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार से, मतलब किसको सम्मानित? यहाँ पे जो सम्मानित है वो ज्येष्ठ वर्ण महावीर बौद्ध मठ है, जिसको मठ है किस देश में स्थित है? ठीक है, ज्येष्ठ वर्ण महावीर बौद्ध मठ जो यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार 2025 से सम्मानित है, तो यह किस देश में स्थित है? इसको पूछा गया यहाँ पे। तो जो यह ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ है वह नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ नेपाल के ललितपुर पाटन में काठमांडू के निकट स्थित है। इसे 2015 के विनाशकारी गोरखा भूकंप के बाद किए गए उत्कृष्ट संरक्षण एवं पुनर्स्थापना कार्यों के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2025 के अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद, ठीक है, 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद जो वहाँ की उत्कृष्ट संरक्षण और जो पूरा पुनर्स्थापन कार्य किया गया था, उसके लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड, उसके लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2025 के अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ठीक है, तो जो एक विनाशकारी भूकंप के बाद जो संरक्षण और पुनर्विस्थापन किए गए थे, उसके लिए यह पुरस्कार सम्मानित किया गया था। किसे? ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ, जो कि नेपाल में स्थित है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो ज्येष्ठ वर्ण महाविहार है, तो ये हम लोग देखते हैं कि जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है, जो कि कौन सी सिटी में है?
ललितपुर पाटन काठमांडू वैली के पास, ठीक है। मोनास्ट्री मतलब यहाँ पे बोला है कि जो बौद्ध मठ है वो कौन सा है, ज्येष्ठ वर्णा महाविहार है, ठीक है। जो कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण तो 17वीं शताब्दी में हुआ था। और जो कि यह पुरस्कार तो जो इसके द्वारा जो पुरस्कार दिया गया है वो कौन सा पुरस्कार है, यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2025, ठीक है। मतलब ये यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2025, इसको हम लोग अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये पुरस्कार मिलता है उसका कारण क्या था, जिसकी मैंने बताया था कि 2015 के नेपाल में जो भूकंप आया था उसके बाद जो संरक्षण और पुनर्विस्थापन, जो मठ के संरक्षण एवं पुनर्विस्थापन कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला था। पुनर्विस्थापन में सहयोग, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पुनर्विस्थापन में सहयोग, ठीक है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता तथा नेपाल के संबंधी प्राधिकरणों के सहयोग से संरक्षण एवं पुनर्विस्थापन कार्य किया गया। तो आगे हम लोग देखते हैं IIM बेंगलोर अपना फर्स्ट ओवरसीज कैंपस किस देश में स्थापित करेगा, ठीक है। इन विच कंट्री विल IIM बेंगलोर इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ओवरसीज कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो IIM बेंगलोर है वो अपना पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित करेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे IIM बेंगलोर है उसका फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इंडोनेशिया में विस्थापित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि जो IIM बेंगलोर है वो अपना पहला विदेशी परिसर इंडोनेशिया में विस्थापित करेगा। यह भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और जो ये इसकी घोषणा की थी वो किसने की थी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जुलाई 2026 में, जब वह इंडोनेशिया की यात्रा के लिए गए थे, तो वहीं पे इन्होंने इसकी घोषणा की थी। यह परिसर सिंघसारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थापित किया जाएगा। तो जो यह पहला विदेशी परिसर है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वो उस जगह का नाम क्या है, सिंघसारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और इस फर्स्ट ओवरसीज कैंपस का उद्देश्य क्या है, इंडोनेशिया तथा व्यापक आसियान क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराना है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराना है। और इसका हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो जो यह IIM बेंगलोर है जो कि फर्स्ट ओवरसीज कैंपस किस देश में करना चाहती है, तो वो इस देश का नाम है इंडोनेशिया। और जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ठीक है। और इसका फर्स्ट ओवरसीज कैंपस के कौन है, इंडोनेशिया है। और जो कि जहाँ पे यह कैंपस लगने वाले उस जगह का नाम क्या है, सिंघसारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मलंग पूर्वी जावा, ठीक है, जो कि एक मलंग जगह है जो कि ईस्ट जावा में है। और इसका अनाउंसमेंट किसने किया था, इसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जो कि इंडोनेशिया यात्रा के दौरान किया गया था जुलाई 2026 में। और इसका पर्पस क्या है, जो इसका फर्स्ट ओवरसीज
कैंपस है, इसका मेन पर्पस क्या है? भारत इंडोनेशिया के बीच शैक्षिक सहयोग को मजबूत कराना तथा आसियान क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो जो कि यह कितने चरणों में होगी? तो जो यह शिक्षा प्रदान होगी वो दो फेज में होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है? एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स है, और सेकंड यहाँ पे क्या है? फुल फ्लेज्ड डिग्री प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो और फिर जो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखते हैं हम लोग। आईआईएम अहमदाबाद के बाद जो आईआईएम बेंगलोर है, वो आईआईएम अहमदा के बाद विदेश में इंटरनेशनल कैंपस स्थापित करने वाला सेकंड आईआईएम बनेगा। ठीक है, जो आईआईएम बेंगलोर है वो आईआईएम अहमदाबाद के बाद वर्ल्ड में इंटरनेशनल कैंपस स्थापित करने वाला सेकेंड आईआईएम बनेगा, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनेगा। कौन? आईआईएम बेंगलुरु। चलिए आगे का देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हाल ही में ट्रिबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में ट्रिबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे ट्रिबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुएल ओराम ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित ठीक है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को सुदृढ़ बनाने पर नेशनल वर्कशॉप के दौरान किया था। ठीक है, तो इसका ट्रिबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कब किया था? जब उन्होंने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को सुदृढ़ बना रहे थे, तो उसकी जो नेशनल वर्कशॉप था उसके दौरान यह ट्रिबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? भारत मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, मतलब जिसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म है उसका नेम क्या है? ट्रिबेक्स है उस प्लेटफॉर्म का नाम, और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुएल ओराम। ठीक है, और जो यह लॉन्च हुआ था उसकी डेट कब थी? 7 जुलाई 2026, और जो लॉन्च करने की जो वेन्यू थी, जो जगह थी, वह ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। और इसका मेन पर्पस क्या था? इस ट्रिबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का इसका पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस यह था कि जो भारत की जनजाति कला, संस्कृति, लैंग्वेज, पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल का संरक्षण, संवर्धन तथा डिजिटल माध्यम के व्यापक प्रसार करना था। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया था। तो इसके कुछ फीचर्स है, इसकी कुछ विशेषताएं है ट्रिबेक्स की, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये है जनजाति कला हस्तशिल्प हथकरघा, जनजाति कला हस्तशिल्प हथकरघा, चित्रकला एवं पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर 20 निःशुल्क प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कराता है, और फ्यूचर में 100 से भी ज़्यादा सर्टिफिकेट जो हमारा पाठ्यक्रम है, मतलब जो हमारा सिलेबस है, उसको शुरू करने की यहाँ पे योजना भी है। ठीक है, और जो यूजीसी द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, जो कि 5 एक वर्षीय हाइब्रिड पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम उपलब्ध कराता है, जिनमें से शामिल है
जनजाति भाषा में क्या क्या है यहाँ पे, संताली ओच चिकी लिपि है, और शत जनजाति संस्कृति आधारित आजीविकाएं पद्धतियां है। और यहाँ पे है म्यूजियोलॉजी एंड ट्रिबल म्यूजियम मैनेजमेंट है। और फिर उसके बाद ट्रिबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया है। फिर उसके बाद ट्रिबल टेक्सटाइल्स है। ठीक है, तो जो ये ऐसी 5 एक वर्षीय एक ये एक ऐसी 5 डिप्लोमा है जो एक साल में पूरा किया जाता है। ठीक है, इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा रिपोजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी इंक्लूडेड है। और 5000 से अधिक मल्टीमीडिया संसाधनों वाला डिजिटल हेरिटेज अभिलेखागार उपलब्ध है, जिसे फ्यूचर में 10,000 संसाधनों तक विस्तारित करने का गोल रखा गया है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ग्रिड ने नवीनीकरण, ठीक है, पावर ग्रिड ने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए JPY 80 बिलियन का ग्रीन लोन किस संगठन से प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो JPY 80 बिलियन का ग्रीन लोन किस संगठन से किया है, किसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए JPY 80 बिलियन का ग्रीन लोन जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल से कॉरपोरेशन से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो जो यह लोन है वह कहाँ से प्राप्त किया गया है, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, पावर ग्रिड ने अपनी नवीनीकरण, मतलब जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रिन्यूएबल क्या है, नवीनीकरण मतलब जिसको यूज करने के बाद उसको और यूज में लाया जा सकता है, वो रिन्यूएबल रहता है। ठीक है, तो पावर्ड ग्रीन ने अपनी नवीनीकरण ऊर्जा ट्रांसमिशन परियोजना, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से 80 बिलियन जापानी येन, ठीक है, मतलब JPY जापानी येन का ग्रीन लोन प्राप्त किया है। इसकी अनुमानित राशि, मतलब इसको लगभग 4,700 करोड़ है, जो जितना वो लोन लिया है उसकी राशि कितनी है, लगभग यहाँ पे 4,700 करोड़ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वह जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है। और जो राशि है, ठीक है, जो ऋण राशि है वो 80 बिलियन जापानी येन, लगभग उसको 80 बिलियन जापानी येन, जो उसको लगभग हम लोग 4,700 करोड़ मान सकते हैं। तो जो जिन्होंने यह लोन लिया है वह है पावर ग्रिड, ठीक है, और जो यह लोन लिया है उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो खावड़ा नागपुर हाई वोल्टेज डायरेक्टर करंट ट्रांसमिशन परियोजना के वित्त पोषण के लिए है। ठीक है, जो यह लोन लिया गया है वो किस पर्पस से लिया गया है, खावड़ा नागपुर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन परियोजना के वित्त पोषण के लिए। ठीक है, और जो यह परियोजना है हावड़ा नागपुर हाई वोल्टेज हाई डायरेक्ट करंट, यह परियोजना है उसका पर्पस क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो गुजरात के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से महाराष्ट्र के नागपुर तक रिन्यूएबल एनर्जी का कुल एवं बड़े पैमाने का ट्रांसमिशन सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इस परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पे जो खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से महाराष्ट्र के नागपुर तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका कुशल एवं बहुत अधिक पैमाने पे ट्रांसमिशन सुनिश्चित कराना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं JBIC है, उसका फुल फॉर्म क्या है, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जो कि कहाँ पे है, जो कि किस देश में, जो कि कौन से देश में है, जापान में।
ठीक है। और जो इसका प्रकार है वो गवर्नमेंट टू ओन्ड पॉलिसी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो ये कौन से प्रकार की है? जापान सरकार के स्वामित्व वाला नीति आधारित वित्तीय संस्थान है। जिसकी मुख्य भूमिका क्या है, यहाँ पे इसका रोल क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंटल एंड ओवरसीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे बोला है जो कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंटल तथा ओवरसीज डेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट का फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ अभी हम लोग सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ डेवलप हो रही है, बहुत सारी चीज़ हमें जानने को मिल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट का फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो जो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जेनेवा में आयोजित किया गया था, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, तो जो यूनाइटेड स्टेट का फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पर 6 to 7 जुलाई 2026 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया था। ठीक है, 6 से 7 जुलाई 2026 को जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के तत्वाधान में AI फॉर गुड ग्लोबल समिट तथा WSIS फोरम 2026 के साथ किया गया था। मतलब दो एक संस्था है यहाँ पे UNGA के तत्वाधान में, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट एंड WSIS फोरम 2026। ठीक है, तो इसके साथ यह आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे वेन्यू क्या था? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और डेट्स कब से कब यह आयोजित किया गया था? 6 से 7 जुलाई 2026 में भी। और जो यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था, इसका ऑर्गेनाइजर कौन था? यूनाइटेड नेशन अंडर द UN जनरल असेंबली, UNGE, यूनाइटेड स्टेट जनरल असेंबली। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के AI गवर्नेंस हेतु, ठीक है, AI गवर्नेंस हेतु वैश्विक रूपरेखा विकसित करना एवं इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देना है। फिर इसके कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यह AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस को समर्पित सरकारी स्तर का फर्स्ट वैश्विक, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग था। ठीक है, इसमें यूनाइटेड स्टेट के सभी 193 सदस्य देश प्रतिनिधियों के साथ साथ शिक्षा जगत, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया था। यहाँ पे 193 देश थे जहाँ के लोगों ने भी यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ की जो मेन सब्जेक्ट थी वो कौन कौन सी थी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सेफ एंड ट्रस्टवर्थी AI, और फिर उसके बाद है इथिकल AI डेवलपमेंट, इंटरनेशनल AI गवर्नेंस, AI डिवाइड, और यहाँ पे है इंक्लूसिव एक्सेस टू AI टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन सब्जेक्ट थे जो कि, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि मिशन मिलियन ओक ट्रीज बॉय 2047 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे एक मिशन है मिलियन ओक ट्रीज बॉय
बाई 2047। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो ये मिशन है मिलियन ओक ट्रीज बाई 2047, यह मिशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो इस मिशन के तहत, ठीक है, इस मिशन के तहत 2047 तक पूरे राज्य में यानी कि पूरे सिक्किम में 1,10,00,000 ओक यानी कि पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मिशन मिलियन ओक ट्री है, ट्री बॉय 2047 है, उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 1 मिलियन सिक्किम में 1,10,00,000 ओक यानी कि पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो सिक्किम सरकार ने अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मिशन मिलियन ओक ट्री बाई 2047 सिक्किम राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं सिक्किम राज्य ने हिमालयी ओक मतलब एक बतुल के वन के पुनर्स्थापना तथा राज्य की पारिस्थितिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मिशन बनाया है जिसका नाम है मिलियन ओक ट्रीज बाई 2047। इसकी शुरुआत की गई थी और जो यह मिशन है वो 7 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग PS गोयले द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो ये मिशन है कब लॉन्च किया गया था, 7 जुलाई 2026 को, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के द्वारा। ठीक है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि जो यह मिशन थी वह कौन से स्टेट से यह कौन से स्टेट में चलाई गई थी, तो यह था सिक्किम। ठीक है, जो स्टेट है, और जो यह मिशन थी उस मिशन का नेम क्या था, मिलियन ओक ट्रीज बाई 2047। ठीक है, और यह शुभारंभ मतलब इसका लॉन्च किसने किया था। ठीक है, तो जो ये मिशन है उसका लॉन्च चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने किया था, जिसको PS गोले भी कहा जाता है। और जो ये लॉन्च किए थे उसकी डेट क्या थी, 7 जुलाई 2026। और इसका टारगेट क्या है, इस मिशन का टारगेट क्या है, वर्ष 2047 तक 10 लाख मतलब 1 मिलियन हिमालयी ओक बतूल के पौधे लगाना। ठीक है, ये हिमालयी ओक एक पौधा है जिसको 2047 तक 10 लाख पौधे लगाना है। और इसका मेन पर्पस क्या है, जो ये वृक्ष लगाने का यहाँ पे 10 लाख। ठीक है, तो उसका मेन पर्पस क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रीस्टोर डिग्रेडेड हिमालयन ओक फॉरेस्ट, improve water security by reviving natural springs and watersheds, conserve biodiversity and native forest ecosystems, enhance climate resilience and carbon sequestration, support the visible और विकसित सिक्किम हैज द रेट 2047। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकसित सिक्किम @2047 को विजन को साकार करने में योगदान देना है। ठीक है, और जो क्षतिग्रस्त हिमालयी ओक मतलब जो बतूल के वृक्ष के वनों का पुनर्विस्थापन करना है, जो ओक के वन क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्विस्थापन करना है, इसलिए यह मिशन चलाया जा रहा है और जो कि 2047 तक इसको पूरा करना है। और यहाँ पे बोला है कि ओक मतलब बतूल की पेड़ ही क्यों। ठीक है, इस मिशन में बतूल की पेड़ क्यों, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ओक मतलब बतूल के वन प्राकृतिक जल भंडार मतलब नेचुरल वाटर रिजर्वियर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, नेचुरल वाटर रिजर्वियर के रूप में काम करते हैं बतूल के पेड़ मतलब ओक के पेड़, जिससे भूजल का पुनर्भरण होता है। मतलब
ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होता रहता है। ठीक है, ये हिमालय की समृद्ध जीव विविधता, मतलब जो हिमालय की बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षण और आवास प्रदान करती है, उसको सुरक्षित रखती है, और जो कॉइल कंजर्वेशन में भी सहायता करती है। ठीक है, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसीलिए ओक के पेड़ का ही यहाँ पे बात हुआ है। फिर उसके बाद ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये हमारा सेकेंड लास्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन USFDA ने दुनिया की पहली प्रोटेक आधारित दवा वेप वेपडे वेप्टेजेस्ट्रेट को किस बीमारी के उपचार के लिए मंजूरी दी है। यहाँ पे दुनिया की पहली प्रोटेक आधारित दवा, ठीक है, प्रोटेक आधारित दवा यहाँ पे वेपडेजेस्ट्रेट है, जो कि किस बीमारी के उपचार के लिए यहाँ पे मंजूरी दी गई है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन USFDA ने वेप्टेजेस्ट्रेट जो ये वेप्डेजेस्ट्रेट है उसका ब्रांड का नाम है वेपन्नू। ठीक है, इसको मंजूरी दी है। यह दुनिया की पहली प्रोटेक आधारित दवा है जिसका उपयोग ये ब्रेस्ट कैंसर जैसे ER पॉजिटिव, HER2 निगेटिव, ESR1 म्यूटेशन युक्त उन्नत या मेटास्टेटिक स्तन कैंसर से पीड़ित वयस्क मरीजों के उपचार में किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए जो वेपडेजेस्ट्रेट है उसका उपयोग ये सब बीमारी के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जिनकी बीमारी कम से कम एक एंडोक्राइन थेरेपी के बाद भी बढ़ गई है। मतलब जिसकी बीमारी एक एंडोक्राइन थेरेपी के बाद भी बढ़ गई है, वो सब चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, किसका, वेप्टेजेस्ट्रेट का। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका दवा का नाम है वो क्या है। दवा का नाम वेप्टेजेस्ट्रेट है और इसके ब्रांड का नाम वेपानू है, और जो यहाँ पे ये मंजूरी दी गई है, मतलब अप्रूव्ड की गई है, उस संस्था का नाम क्या है, यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और जो अप्रूवल की गई है वो कौन सी डेट में अप्रूवल की गई है, 1 मई 2026 में। और यह किसके द्वारा डेवलप किया गया है, अविनाश एंड फिजर के द्वारा। ठीक है, और फिर यह विश्व की पहली प्रोटेक आधारित दवा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन फिर ये देखते हैं। इसके बाद जो हमारा 11 जुलाई का करेंट अफेयर है वो यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। तो इससे पहले हम लोग लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन, मतलब थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि उसका आयोजन कहाँ पे किया है, तो उसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। और कब से कब तक किया गया है, 2 से 5 जुलाई तक किया गया है। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे, जो कि इवेंट का नाम क्या है, थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, 2026। और जो वेन्यू है उसका नाम क्या है, भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम उस वेन्यू का नाम है जो कि न्यू दिल्ली में है, जो कि इंडिया में है। और जो ये इवेंट है वो कब से कब तक चला है, तो 2 से 5 जुलाई तक चला है 2026 में। और इसका थीम क्या था,
प्लास्टिक रिसाइकलिंग, परिपत्र अर्थव्यवस्था और सतत विकास को बढ़ावा देना है। मतलब इसमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है। तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। और जो ये पीडीएफ है वह पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, और जो यह लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इस क्लास की लिंक टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।